बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशीद अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रीमियर खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर है 3, चैप्टर नंबर 20, FSC फिज़िक्स सेकंड पार्ट, इंटर का सेकंड पार्ट है। तो लेक्चर 3 में बोहर थ्योरी और बकिया उसका जो हिस्सा था, पहला हिस्सा हम कर चुके हैं कि बोहर थ्योरी के पास्टुलेट क्या हैं, और दूसरा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की मदद से कंफर्मेशन थी सेकंड पास्टुलेट की बोहर थ्योरी की। फर्दर हम आगे चलेंगे चूँकि नील बोहर ने एक एटम एज ए एग्जाम्पल लिया और उस पर बकिया डिस्कशन की। वो एटम था हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के हवाले से इलेक्ट्रॉन उसके, हम ये जानते हैं कि कोई भी एटम है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने वाले। अगर ये ऐसा रिवॉल्व करते हैं तो उनकी फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट्स हैं, तो सिर्फ वही स्टेशनरी स्टेट्स मुमकिन हो सकती हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVR वो इंटीजर मल्टीपल हो h/2 पाई। आज का जो आर्टिकल है हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से, क्वांटाइज्ड रेडियस से। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि बोहर की थ्योरी है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल से मुराद ये है कि क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे मुश्तमिल है और इसके साथ क्लासिकल थ्योरी पे मुश्तमिल है, तो इसलिए इस थ्योरी को हम सेमी क्लासिकल कहते हैं। तो क्वांटम भी हम जानते हैं, क्वांटम क्या है? क्वांटम है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट पार्टिकल। तो क्वांटाइज्ड अगर एक पार्टिकल होगा तो उसके लिए हम क्वांटम कहेंगे, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जितने भी हो जाए, तो वो इंटीजर मल्टीपल हो जाए इनिशियल का, तो वो क्वांटाइज्ड बन जाएगा। यानी एक से अगर हमें पता हो तो बकिया उसी लिहाज से हम मालूम कर सकते हैं। सपोज कर लो एक क्वांटम है, उसकी फ्रिक्वेंसी F और उसकी एनर्जी जो होगी वो HF। तो इसी तरह के बकिया जितने भी क्वांटम्स होंगे तो उन सबको किसी एक का पता हो दूसरे मालूम कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्वांटाइज्ड जो एनर्जी हम लिखेंगे वो En इज इक्वल टू NHF। N जो ना क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी, तो लिहाजा क्वांटाइज्ड रेडियस क्या होगा? तो अगर हमें सपोज कर लें एक हाइड्रोजन आइटम है, हम जानते हैं कि उसमें न्यूक्लियस है, उसके गिर्द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पहला ही ऑर्बिट होगा, इसके अलावा इनफिनाइट तक उसके ऑर्बिट एम्प्टी अवेलेबल है। तो जिस ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में अगर है तो उसका सेंटर से उस सर्टेन पोजीशन पे जो फासला होगा उसका रेडियस है। अगर हमें ये मालूम हो जाए उसका पहला रेडियस कितना है, जिसको हम फर्स्ट रेडियस कहते हैं, तो इस तरह बकिया का रेडियस हम इस क्वांटाइज्ड रेडियाई के हवाले से मालूम कर सकते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, इवन एनथ में क्या होगा। तो इसकी पर्टिकुलर स्पेशल डेफिनेशन क्या है? द रेडियस ऑफ atom which is integral multiple of square of radius of first square of, इसमें फर्स्ट रेडियस which is square of integral of radius of फर्स्ट रेडियस ऑफ इस आइटम का जो भी पहला रेडियस होगा उस हवाले से उसको हम कहेंगे क्वांटाइज्ड रेडियाई। जमा बन गया, रेडियस है सिंगल और रेडियाई हो गया जमा। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या लें? सपोज करो n ऑर्बिट मौजूद है, तो nth ऑर्बिट में जो रेडियस होगा Rn होगा, और ये n जो है ये क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये R1 जो है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा। तो इसका हम फार्मूला ये कैसे बना, इसको हम ड्राइव करते हैं। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अकेला क्वांटाइज्ड रेडियस आ सकता है, फिर इसमें अगले टॉपिक्स हैं वो क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, क्वांटाइज्ड एनर्जी आ सकती है। तो इनमें से दो को आर्टिकल मिला के भी आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि बोहर थ्योरी आ जाए तो उसके 3 पास्टुलेट 2 नंबर में, 1 नंबर में, तो बकिया ये आर्टिकल आ जाए 3 नंबर में, 4 नंबर में, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास हाइड्रोजन आइटम है, हम उस रिलेशन की तरफ जा रहे हैं
तो उस हाइड्रोजन आइटम में एक न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट हम ले लेते हैं जिसका रेडियस हम r1 कहेंगे। तो इस तरह हमें पता है कि उससे बहुत सारे रेडियाई होंगे, तो ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन किस वक्त किस ऑर्बिट में होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि वो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसका मास सम वेलोसिटी उसकी vn हो जाएगी, रेडियस उसका rn हो जाएगा। m कैपिटल जो ना मास है प्रोटॉन का, और m स्मॉल जो ना मास है इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। हमने सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर स्टडी किया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यकीनन उस पर एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, वो किसी और फोर्स से जनरेट हुई, वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कह लें। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। अगर ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगेगी। और हम यहाँ से सबसे पहले जो यूज करते हैं बोर्ड थ्योरी का सेकंड पास्टुलेट। तो सेकंड पास्टुलेट क्या है, तो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MV_NR हमने कल जस्ट MVR की शक्ल में पढ़ा है। तो nth के लिए ये हो जाएगा NH 2π इसके बराबर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वेलोसिटी के लिए रिलेशन NH/2π m/n nth वेलोसिटी। तो इसकी जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो क्या होगी, Fc = mv_n²/rn। ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला वही जो पैरामीटर हमारे पास मौजूद है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं, तो यकीनन ये एक उसकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही, बेसिकली कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में होती है। तो वो फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो बाय कूलम्स फोर्स, कूलम फोर्स क्या होती है ये हम जानते हैं, Fe = या Fc कह लें, कूलम का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर लें, K/Q1 K/Q2/r²। और K जो ना ये है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K = 1/4πε0। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन पे। बुनियादी तौर पे इन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जितना प्रोटॉन का चार्ज उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो लिहाजा इस Q1 Q2 की जगह हमने लिख लिया E²। तो दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जब तक ये फोर्स इस पे अवेलेबल है हम इसको कह लें सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये प्रोवाइड की जा रही है इलेक्ट्रिक फोर्स से या कूलम फोर्स से। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। तो जब ये इक्वल हैं तो फिर इस पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में या किसी भी पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तो वो होता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड यानी फोर्सेस इक्वल होंगी। तो लिहाजा इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया Fc की वैल्यू जो कि ऊपर दी हुई है, फिर Fe की वैल्यू जो हमने इधर लिखी है। दोनों में से जो सेम है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सपोज कर लें यहाँ पे rn², इधर rn, तो rn r² से कैंसिल। बकिया इस वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाल लेते हैं, वो हमने पहले भी निकाला है। तो इसको बहुत थ्योरी के साथ एप्लीकेशन है। तो ये हो जाएगा आपके पास vn² अकेले यही, तो k² ऑलरेडी था, एक स्क्वायर खत्म हो गया, दूसरा मैथ इधर आ गया। तो ये इक्वेशन 1 आपके पास इधर है, और इक्वेशन ये जो इसको है इस उन दोनों का हम अगर मैच कर लें, ये भी vn के लिए ये भी vn के लिए, इसको हम ले चलते हैं उसमें पुट कर देते हैं। बल्कि वो वेलोसिटी जो है वो इस स्क्वायर में हमने पुट कर दिया। तो अब हमें मालूम करना है रेडियस। एक्चुअली इनमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेलोसिटी वाला और एक रेडियस वाला। तो हम इनमें से एक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो तब भी एक पैरामीटर से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से vn ऑलरेडी मालूम है, इसमें भी दो पैरामीटर हैं। तो अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे हम पुट कर दें nth ऑर्बिट की, सिंप्लीफाई कर लें, तो इसमें एक ही पैरामीटर आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लिया Ke² और ये mRn। तो इम्प्लाइज दैट इसके बाद अगला स्टेप जो होगा उसका स्क्वायर हो गया, n का h का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई² हो गया, m का स्क्वायर m² हो गया, और इधर rn का स्क्वायर हो गया। इसके स्क्वायर से कैंसिल,
जो फाइनल रिलेशन है वो हम देखते हैं इस तरफ कि आर एन जो ना सिंप्लीफाई कर लें, अरेंज कर लें, मैनेज कर लें, एन स्केयर एस स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर, एम के ई स्केयर, ये हो गया जनरल रिलेशन। तो यहां से आप जरा गौर करें, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 4 पाई भी कांस्टेंट, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट, और के जो ना वो है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, सिंपली वेरिएबल है ए की एन स्केयर। तो बकिया सबको हमने रख दिया R1 से, एन स्केयर एज इट इज, और यही रिलेशन हम चाहते थे। अब R1 क्या चीज है, कैसे हमने इसको R1 रखा, क्यों, वजह क्या है, ये आपके पास वही पैरामीटर जो ऊपर लिखे हुए कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की, आपको याद रखना है वैल्यू, ये एमसीक्यूज में आ सकती है इस तरह। एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास है वो, इसके बाद के कूलम कांस्टेंट है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये सब हमने वैल्यूज पुट की और इसके साथ इनके यूनिट भी पुट किए, यूनिट को अलग से कैलकुलेट कर लिया। मसलन प्लैंक्स कांस्टेंट उसके यूनिट है जूल सेकंड, और मास के यूनिट है किलोग्राम, और के की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इस तरह फाइनली जो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन उस पर कूलम स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करोगे सब यूनिट्स, अगर आप ये डायरेक्टली ड्राइव्ड यूनिट्स है, सपोज करो न्यूटन और जूल दो अगली स्टेज वाले यूनिट्स हैं, उनको बैक स्टेज पे ले जाएं, ऐसा यूनिट्स पे ले जाएं। जूल है न्यूटन मीटर और न्यूटन है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, तो उनको सिंप्लीफाई करोगे यूनिट आएगा इसमें एम, एम मीन्स मीटर। तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट, उसका रिजल्ट आया कुछ इतना। तो यहाँ पे हमने यूनिट लिख लिया एम। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन के लिए ये दिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि शो दैट द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज मीटर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो जस्ट यूनिट पुट करें और इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल, ये सारे आप कैलकुलेटर में पुट करें, और सिंपली कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, जस्ट अगला स्टेप मैंने पुटिंग की और उसकी रिजल्ट लिख दिया। तो ये इसको पावर है -11, तो इसको अगर आप करते हो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये आ जाएगा नैनोमीटर, 10⁻⁹ और 1.2 दर्जे आगे चला जाएगा। तो ये आपके पास आ गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एट नॉर्मल कंडीशंस वो रहेगा ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस जो होगा वो R1 होगा। तो इस तरह अगर हमें ये पता चल जाए R1, तो इस रिलेशन को फर्दर हम यूज कर सकते हैं। तो इसको R1 को नाम दिया गया बोहर रेडियस, क्योंकि बोहर ने मालूम किया हाइड्रोजन एटम पे काम किया, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक को उसका एक रेडियस होगा, तो उसको इसलिए नाम दिया गया बोहर रेडियस। तो बकिया जो रेडियस होंगे, इलेक्ट्रॉन वहां पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनके रेडियस ही तो होंगे। वो हम कैसे मालूम करेंगे, एन की वैल्यूज पुट करते जाए। मसलन यहाँ पे इस पहले में हम एन जो है ना वो इधर ले लें कि एन इसके साथ ये चल रहा है। अगर n1 पुट करोगे इसमें तो बकिया R1 ही आ जाएगा। n2 पुट करोगे तो 2 का स्केयर जो है ना वो 4 हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, इस तरह सो ऑन जितने भी रेडियस होंगे। तो लिहाजा पहले ये रेडियस R1, दूसरा जो होगा वो पहले का 4 गुना होगा, और तीसरा जो होगा वो पहले का 9 गुना होगा, चौथा जो होगा वो पहले का 16 गुना होगा, पांचवा जो ऑर्बिट होगा वो कितने फासले पे होगा सेंटर से, 25 गुना, 36 गुना, 49 गुना, 64 गुना, 81 गुना, 100 गुना, इस तरह 100 मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक जनरल हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 7 ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो लिहाजा इसमें बकिया पीरियड उस तरह होंगे। आप ये एक अंदाजा कर सकते हो, ये यूनिट इससे कता नजर कितना है, तो हम ये देख रहे हैं एन की वैल्यू कहाँ तक जाती है, इनफिनाइट लेवल तक। एक एटम का साइज कितना है इससे अंदाजा कर सकते हो। जब हम उस साइज को देखने के काबिल हो जाए तो एटम की भी एक अपनी दुनिया है। आप समझते हैं कि एटम डायरेक्टली हम नेक डाइस हम देख ही नहीं सकते, तो इसके मुताबिक पता चल रहा है कि एटम का साइज तो इनफिनाइट। ये तो हमने शो ही टोटल 3 ऑर्बिट किए हैं। जब हम इनफिनाइट में जाएंगे तो ये हमारी अप्रोच से बाहर चला जाएगा, इनफिनाइट से बाहर। तो हम बाजार जिसको कहते हैं कि हम नेक डाइस से नहीं देख पा रहे,
तो इस फॉर्मूले कैलकुलेशन से हमें अंदाजा हो रहा है कि एटम का साइज इतना बड़ा है कि हमारी अप्रोच से बाहर है। जब हम उस लेवल तक देखने के काबिल हो, यानी हमारी जो स्केल है, आई स्केल है, वो इस रेंज के अंदर वो नैनोमीटर की शक्ल में हो, तो फिर उसकी लेवल हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ तक है क्वांटाइज्ड रेडियाई, रेडियस की जमा रेडियाई। नेक्स्ट है क्वांटाइज्ड वेलोसिटी। क्वांटाइज्ड, चूंकि क्वांटम जो लफ्ज है उससे बना के सिंगल पार्टिकल, अगर एक का हमें पता हो तो दूसरे पार्टिकल किसी फॉर्मूले की तरह मालूम कर सकते हैं। ये इसका आप रिलेशन देख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एनी पोजीशन nth ऑर्बिट इज बेसिकली 1 by इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का पता हो तो nth ऑर्बिट में मालूम कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट in orbit of atom is inverse integral multiple of velocity of electron in the first orbit is called the quantized velocity। तो quantized velocity का फॉर्मूला ये जस्ट उसी का हिस्सा है, उसी को आगे हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए फर्दर इसके लिए उस तरह की डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी को हम समझ लें कि अगर सपोज कर लें कि हमारे पास है सेकंड पास्टुलेट, जो हमने पहले भी इसमें इस आर्टिकल में यूज किया, Vn NH over 2 pi m r n, और इसमें से Rn को अलग कर लिया। Rn की ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये जनरल वैल्यू, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं मास वाई n के, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 by Rn के लिहाज से ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वेलोसिटी Vn में सिर्फ n जो ना वो है वेरिएबल, बचा सारे जो ना पैरामीटर कांस्टेंट हैं। तो उस वेरिएबल की जगह, उस कांस्टेंट की जगह हम V1 लिख लेते हैं बटे में आ जाएगा n। जबकि Vn क्या चीज़ है, ये उसी में से आप अलग कर लें 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर n और h, ये इसमें है h की शक्ल में, क्योंकि n तो वहीं पे रह गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें, 2 पाई की भी, k की भी और e की भी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो अंदाजा होता है कि 2.19 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये पैरामीटर जिस तरह हमने वहाँ यूनिट कैलकुलेट किए थे, इस तरह इन पैरामीटर के भी यूनिट लिख के वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मीटर पर सेकंड में, इसलिए तो उसको हमने वेलोसिटी का नाम दिया जो फर्स्ट ऑर्बिट में। तो बकिया ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी होगी? फर्स्ट में वही n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे आप कह लो कि n की वैल्यू 1, यहाँ पे n की 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो पहले में वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो दूसरे में वेलोसिटी पहले की हाफ है, तीसरे में वेलोसिटी पहले की 1/3 है, और चौथे में पहले वेलोसिटी की 1/4। इस तरह जैसे जैसे ऊपर ऑर्बिट में सेंटर से बाहर चलते जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वेलोसिटी क्या होती जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन स्लो होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब n इन्फिनाइट हो जाए, सपोज कर लें n की वैल्यू हो जाए इन्फिनाइट, यानी हमने कहा कि उसके ऑर्बिट की तादाद जो इन्फिनाइट हो सकती है, तो 1 by इन्फिनाइट या V1 by इन्फिनाइट जो है वो 0 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उस न्यूक्लियस के गिर्द मूव नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास है क्वांटाइज्ड वेलोसिटी। लास्ट इसमें इसी आर्टिकल के साथ है क्वांटाइज्ड एनर्जी। एनर्जी अगर एक पार्टिकल के तो जस्ट क्वांटम एनर्जी कहलाएगी, 2 की 3 की। अगर एनर्जी और उनकी सब सेम पार्टिकल्स हैं, सिमिलर पार्टिकल्स हैं, तो उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी हो जाएगी। तो ये हम रिलेशन की तरफ पहले देखें कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बेसिकली ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इनवर्स स्क्वायर, इंटीग्रल मल्टीपल स्क्वायर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल के इनवर्स के होगा, और माइनस साइन इसके साथ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नेगेटिव इनवर्स स्क्वायर ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जो ई नॉट है वो बेसिकली है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट जो नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो एक्साइटेड नहीं है, वो लोअर स्टेट में नहीं, तो नॉर्मल स्टेट में वो क्वांटाइज्ड एनर्जी कहलाएगी। तो हम सपोज कर लें वही इनिशियल डायग्राम में, जस्ट इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन ट्रीट करनी है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो किसी nth ऑर्बिट में
ये nth है, अंदर से भी ऑर्बिट को शो किए हैं, इसके अलावा बाहर कोई ऑर्बिट हो सकते हैं। तो ये nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। हमें नहीं पता कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे, सातवें में, तो इसलिए हम कोई nth ऑर्बिट कंसिडर किया हुआ पहले भी, आप भी। जो एनर्जी हम जानते हैं ये मोशन में है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी दो किस्म की होती है, चौथा चैप्टर हमने पढ़ा था, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे पढ़ा। दो किस्म की एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो nth ऑर्बिट में एनर्जी En टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसमें KEN और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में। अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना, मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? वो इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से। यानी न्यूक्लियस में अगर सपोज कर लो हम यहाँ पे एक बॉडी को यहाँ तक ले आते हैं, मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी मोशन की वजह से। तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज उसकी अट्रैक्शन की वजह से होगी। तो दो एनर्जीज होगी, इसको हमने रिलेशन नंबर 1 कह दिया। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से फार्मूला क्या होगा? 1/2 mv/n²। और ये हमने शुरू वाले आर्टिकल में क्वांटाइज्ड रेडियंस में पढ़ा कि Fc = mFe। तो यहाँ पे ये रिलेशन Rn² इस Rn से कैंसिल, बाकी ये बचा। और इस mv/n² की जगह पे आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो पहले थे मैकेनिकल पैरामीटर्स काइनेटिक एनर्जी के, हम इसको मुंतकिल करना चाहते हैं इसी एटॉमिक पैरामीटर में। तो उसकी जगह ये mv/n² की जगह हम ये रिलेशन ले आए Ke²/Rn। तो 1/2 इस फॉर्म में, तो लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में आ गई, इसको इस एटॉमिक पैरामीटर में Ke²/Rn में। अब देखते हैं दूसरा पोटेंशियल एनर्जी को, इसको UN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं ये पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12 में एब्सोल्यूट पोटेंशियल का रिलेशन हमने पढ़ा -KQ/R। तो यहाँ पे K एज इट इज, Q की जगह आएगा E। माइनस क्यों? क्योंकि ये है अट्रैक्टिव। अगर फोर्स हो दो चार्जेस के दरमियान में, अट्रैक्टिव मसला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव होगा तो साइन नेगेटिव होगा। और अगर सपोज कर लें दो चार्जेस सिमिलर हैं, मतलब पॉजिटिव के दरमियान वहां पर रिपल्सिव फोर्स होगी, नेगेटिव के दरमियान वहां पे रिपल्सिव फोर्स होगी, वहां पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि आप इससे भी देख लें Q का एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कंसिडर हम इलेक्ट्रॉन को रहे, तो इसलिए इस पे चार्ज होगा माइनस। तो लिहाजा ये भी हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि चार्ज, जितना चार्ज है Q और उसके साथ जितना पोटेंशियल है, अगर ये हम यहाँ पे पुट करते हैं तो लिहाजा -Ke²/Rn। अब इस रिलेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम होगी। दोनों चीजें इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये अंदर माइनस साइन हमने ये बाहर लिए, ब्रैकेट खत्म कर दिया, इसका एलसीएम लिया, तो ये आपके पास आ गया एलसीएम में 2 एज इट इज आएगा, और बकिया इसमें आप सिंप्लीफाई करोगे 2 इधर आ गया, इधर कुछ भी नहीं, ये 2Rn एज इट इज। तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2 में इस गया, तो बकिया माइनस का Ke²। तो अब हमारे पास ये जो रिलेशन बना टोटल एनर्जी का -Ke² इंटू 1/Rn, इसको सेपरेट कर लिया। ये Rn कौन सा है? वही एटॉमिक रेडियस वाला रिलेशन, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, इन्वर्स कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। गौर करें जरा इसमें मास y n के बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट को यकजा कर लें। हमने फिलहाल लिख दिया E0, लेकिन E0 क्यों लिखेंगे? कोई और सिंबल क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए कि ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो इसके यूनिट अपेयर होते हैं ना, यूनिट भी कैलकुलेट करें, वो यूनिट एनर्जी के होते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने शॉर्टकट की है, एक्चुअली जो वैल्यूज हैं वो सारे SI सिस्टम है। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इसको हम एटॉमिक फिजिक्स के यूनिट लगाएं, ये भी कैलकुलेशन से इससे आ सकते हैं। पहले इसके जॉल में यूनिट आएंगे, उस जॉल को हम ये जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एटॉमिक यूनिट है। 1.6 × 10⁻⁹ जॉल के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है, जॉल बड़ा यूनिट है। जो जॉल हमें यहाँ से मिलेगा इसकी कैलकुलेशन के बाद, तो फिर उस जॉल की जगह आप रिप्लेस कर दोगे ऑटोमेटिकली, ये वैल्यू इसको उधर शिफ्ट कर दें,
यानी आप समझ लें कि 1 जूल जो है उसमें हम रिप्लेस करेंगे वो हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिए, तो ये पुट करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी E0 की ये आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ना यूनिट है एनर्जी का, तो लिहाजा इसको हम एनर्जी कहेंगे। ये सिंपल एक कांस्टेंट है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी नहीं, तो हम कांस्टेंट उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम सपोज करें जनरल फार्मूला बन गया वही जो हमें चाहिए था क्वांटाइज्ड, तो यहाँ पे अगर सपोज साथ करें साथ n भी हम ले लें, जब 1 होगा तो सिंपली n0 के बराबर होगा। तो ये फर्स्ट की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी, इसको हम E1 कह लें, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी क्योंकि E1 में आ गया वो माइनस E0 के बराबर। तो जब इधर 2 होगा तो फिर E2 इधर आ गया तो ये भी उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी हो जाएगी। 3 के लिए भी ये भी क्वांटाइज्ड एनर्जी E3 और 4 ये E4 क्वांटाइज्ड एनर्जी, सो ऑन इस तरह चलते जाएंगे, ये सारी एनर्जी मिल जाएंगी। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मौजूद है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड पोटेंशियल, एक्साइटेशन, और ये सारी टर्म्स अवेलेबल हैं। तो आज का लेक्चर बोर थ्योरी के हवाले से इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।